लर्न टू इन्वेस्ट के सेशन नंबर 11 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं आपको सिखा रहा हूं स्टॉक इन्वेस्टिंग और आपके साथ सीख रही हैं अनुपूर्णा जी। हेलो सर, कैसे हैं? ऑल गुड। फैंटास्टिक। दोस्तों लास्ट सेशन में सेशन नंबर 10 में मैंने आपको एशियन पेंट्स के बारे में बताया था और हमने वो तीनों फ्रेमवर्क में उसको एनालिसिस किया था। क्या क्या फ्रेमवर्क थे रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वालिटी, वैल्यूएशन और क्वांटिटी विच इज लाइक नंबर्स। तो ये तीनों फ्रेमवर्क के अंदर एनालिसिस करके पता लग गया था कि कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसिव है बट इट्स अ ग्रेट कंपनी फ्रॉम अ फंडामेंटल परस्पेक्टिव। टुडे आई एम गोइंग टू टच अनदर कंपनी विच इज़ गुड बट देन कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए शायद वो एक कंसर्न वाले प्रॉब्लम्स है। सो लेट्स गो डीप डाइव इनटू दिस कंपनी। बड़े मज़ेदार कंपनी है, आपको अच्छा लगेगा कंपनी के बारे में क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट के यूजर्स हम रहे हैं। पिज्जा खाते हैं? Of course, sir. So we are going to talk about Domino's today. Okay. The name of the company which owns Domino's Pizza is Jubilant Foodwork. I know. तो आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आज उसका स्टडी करेंगे। वो तीनों फ्रेमवर्क में स्टडी करेंगे, क्वालिटी, वैल्यूएशन एंड नंबर्स की स्टडी करेंगे जो कि एज स्कोर है। ठीक है, तो पहले आप क्या करना चाहेंगे, क्वालिटी, वैल्यूएशन या एज स्कोर? So quality. क्वालिटी चलिए क्वालिटी पहले कर लेते हैं। सो लेट्स गो इनटू दिस। तो ये एक्सेल शीट है, आपको याद होगा एक्सेल शीट, इसमें 10 पॉइंट है। अच्छा, मैं ना बहुत ज़्यादा इसमें एक एक करके नहीं जाने वाला हूँ। अब मैं सिर्फ रेड फ्लैग्स है ना वहाँ पर बात करूँगा। Okay. बिकॉज जो ग्रीन है वो तो मैंने एनालिसिस करके ग्रीन निकाल ही लिया है, तो वो आपको करना है और फर्दर। हाँ, तो ये 10 पैरामीटर में हम क्वालिटी को जज करते हैं। बाय द वे लॉट ऑफ पीपल रिस्पॉन्डेड बैक और इतना मज़ेदार ये फ्रेमवर्क बनाया ना, पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग अस सो मच कि सर क्वालिटी को जज करने के लिए जो हमको एक्चुअली में, जब हम स्कूल में थे तो हम स्टेंसिल यूज़ करते थे, याद है? Yeah. स्टेंसिल्स हम बनाते थे डिफरेंट। तो एक स्टेंसिल मिल गया लोगों को अपना क्वालिटी फ्रेमवर्क स्टॉक के लिए डिफाइन करने के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सेल है फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ये क्वालिटी फ्रेमवर्क का आई थिंक सेशन नंबर 4 या 5 है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे, तो वो फ्रेमवर्क के बारे में डिटेल समझ लीजिएगा। सो लेट्स गो इनसाइड दिस मैनेजमेंट बैकग्राउंड। तो पहला देखें तो पहला नंबर मैनेजमेंट बैकग्राउंड का जब मैंने चेक किया, ये 9 ब्रॉडर पैरामीटर्स में मैं उनको चेक करा था, तो मुझे ना मोटा मोटी ग्रीन फ्लैग ही नजर आया। कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, फैमिली पूरी इन्वॉल्व है, तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड। रेड फ्लैग वहाँ मुझे नजर आया कि आर देयर एनी क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट एट एन इंडिविजुअल लेवल। खाली एक जगह मेरे को छोटा सा प्रॉब्लम नजर आया कि इनके ऊपर में एक छोटा सा क्रिमिनल चार्ज था, बहुत बड़ा नहीं था, कुछ केस चल रहे थे और देखिए केसेस तो हो ही जाते हैं, बड़ा अमाउंट का केस नहीं था, ये 4 लाख का केस था, तो बहुत बड़ा नहीं, बट देन केस इज अ केस, है ना, तो अपने को तो रेड फ्लैग करना ही होगा। उसके बाद है, इज द मैनेजमेंट ऑफन बीन अक्यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द लॉ और ऑफन फॉलिंग इनटू ट्रबल। सो एक और रेड फ्लैग नजर आ गया, यस, तो मैनेजमेंट इज बीन गिल्टी ऑफ नॉट पासिंग 41.42 करोड़ जीएसटी बेनिफिट ऑन सेल ऑफ डोमिनोज पिज्जा। ये सब कहाँ से मिला इन्फॉर्मेशन? ये तो एनुअल रिपोर्ट में था। हाँ। और ये न्यूज आर्टिकल्स थे। अच्छा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जितने ज्यादा सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में लेंगे, वहीं से ही आपको इवेंचुअली ग्रीन या रेड फ्लैग नजर आएगा। सर बट इसमें एक क्वेश्चन है, सो व्हेन आई से ऑफन बीइंग अक्यूज्ड, so should it be like a periodical कि एक ही केस आने से it's often? So it's, as I said, it's a subject matter of judgment. आप बोल सकते हैं कि यार एक ही बार तो हुआ सर, आप बहुत टफ कैरेक्टर हो यार, आप ऐसे तो नहीं होता है। मैं बोलूँगा कि अरे एक बार भी क्यों हुआ? तो एवरी पर्सन विल हैव हिज ओन जजमेंट। मैं थोड़ा सा टफ हूँ तो मैंने बोला कि नहीं, रेड फ्लैग दे दिया मैंने, क्यों हुआ ये भी। बट आप लिबरल हैं वैसे तो आप ग्रीन कर दीजिएगा। वैसे भी देखिए ये रेटिंग 3 ही है, तो बहुत ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ गया, बिकॉज बाकी 9 में से बाकी पैरामीटर में मैनेजमेंट अच्छा है, तो फिर फर्क नहीं पड़ गया इससे। ठीक है, सेकंड इज मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन। तो यहाँ कॉम्पनसेशन के अंदर में भी देखो सब्जेक्टिविटी है कि जैसे इसका जो सीईओ है उसका कॉम्पनसेशन, ये एनुअल रिपोर्ट हमने दिया है, तो इनका सीईओ का नाम है प्रतीक पोटा, उनका कॉम्पनसेशन है तकरीबन 12 करोड़ रुपया। तो अब कोई बोल सकता है कि अरे इतना थोड़ी ना सैलरी होता है, लेकिन पेप्सी का बैकग्राउंड है तो हो सकता है बोलेगा कि भैया मल्टीनेशनल कंपनी में काम किए हुए हैं तो इनका हो सकता है वो सैलरी, तो डिफरेंट पीपल में है, तो मैंने रेड फ्लैग कर दिया कि भैया बहुत ज़्यादा सैलरी। दूसरा, इज द मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन मोर देन 10% ऑफ पैट, मतलब कंपनी जो कमा रही है उस कमाई से ज़्यादा
कमाई का 10% ज़्यादा मैनेजमेंट लेके जा रहा है, ये रेड फ्लैग है मेरे लिए कि यार ये तो गलत बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। इज द मैनेजमेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रीन फ्लैग है, मैं सिर्फ रेड हाईलाइट कर रहा हूँ आज। इज देयर अ बिग गैप बिटवीन द प्रमोटर्स CEO कॉम्पोजिशन इन कंपैरिजन टू अदर एग्जीक्यूटिव, कि प्रमोटर या CEO ऑफ द कंपनी का जो सैलरी है या जो भी कॉम्पोजिशन है और नीचे में जो टीम है उनकी कॉम्पोजिशन में बहुत गैप है क्या? इस केस में था, बहुत गैप है। आप देखिए बहुत ज़्यादा गैप है, टॉप में 12 है उसके बाद सीधा 2.5 है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा ओवरपेड है। तो ये सब रेड फ्लैग इसलिए होते हैं कि ये जो ओवरपेड जो बंदा है मे बी वो प्रमोटर को किसी तरीके से कॉम्पनसेट कर रहा होगा, यू नेवर नो। सो इसलिए एक रेड फ्लैग आ जाता है। और उसके बाद एक रेड फ्लैग है, इज द कंपनी ब्रेकअप बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन एबनॉर्मल। तो यहाँ हमने देखा, अगेन ये एनुअल रिपोर्ट से ही आया था कि वेरिएबल पे, परफॉर्मेंस लिंक वेरिएबल पे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 75% ऑफ द फिक्स पे, मतलब जो भी उसका फिक्स होगा उसका 75% तक वेरिएबल दिया जा सकता है। तो ये थोड़ा एबनॉर्मल है, तो हमने रेड फ्लैग कर दिया। आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर एबनॉर्मल कैसे, कोई वेरिएबल अगर ज़्यादा ले रहा है तो उसमें एबनॉर्मलिटी तो नहीं होना चाहिए, इट्स योर जजमेंट। तो मैंने अपना जजमेंट के हिसाब से कुछ कर दिया। हाँ, उसके बाद है मैनेजमेंट का चेंज। कभी कोई ऐसा मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ। एक चेंज हुआ था, जो CEO अजय कौल रिज़ाइन किए थे, वो पर्सनल रीज़न से ही रिज़ाइन, ऐसा कोई भी बात नहीं आया था सामने, इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है कंपनी में, तो इट्स अ ग्रीन फ्लैग। और ऑडिटर का चेंज में बहुत ही सिस्टमेटिकली ऑडिटर्स का वर्किंग चल रहा है। बाटली बॉय अभी करंट ऑडिटर है और उसके पहले कोई डेलॉयट ऑडिटर था, हर 2 टर्म में ऑडिटर चेंज करना पड़ता है, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम, सॉरी अभी डेलॉयट है, इसके पहले बाटली बॉय था, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडिटर ने कभी भी कोई भी तरह की बात कोई रेज नहीं किया है। ग्रीन, वो रेड फ्लैग होता है, ऑडिटर्स बोलते हैं ना कि यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, वैसा कुछ भी कहीं पर नहीं हुआ। एक आप चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एनुअल रिपोर्ट में कितनी कुछ होती है, राइट, लिटरली इट्स अ बाइबल ऑफ द कंपनी। तो आपको एक एक लाइन को पढ़ के उसमें येलो जैसे यहाँ मार्क किया हुआ है, मार्क करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि अच्छी बात है कि ये बुरी बात है, तभी आप फाइनली ये ग्रेड शीट बना पाएंगे। जैसे स्कूल में टीचर लोग ग्रेड शीट बनाते थे तो क्वांटिटेटिवली बनाते थे, और आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, उसको क्वालिटेटिवली जज करते थे। तो यही कंपनी का ग्रेड शीट आप बना रहे हैं। It's a boring exercise, but you know money making is very boring exercise. So I tried and it was quite boring. No, I know. You were telling me कि सर learn to trade में कितना excitement था, ये learn to invest में तो boring हो गया है। तो अरे जहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा तो boring exercise होगा ही। अगर excitement है तो पैसा नहीं है, और boring है तो पैसा बहुत है, क्या कर सकते हैं। Right. That's why you see number of people who see that trading videos are far higher, because the world needs excitement. And number of people who are seeing this investing video is less. तो पैसा भी कम ही आदमी बनाता है। तो I must congratulate people who are seeing this. देखिए मेरे लिए तो एक फ़ायदा है, मेरे लिए तो ये लर्निंग एक्सरसाइज है। राइट, मैं तो सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पा रहा हूँ इसके चक्कर में, मेरे लिए एफर्ट तो कुछ नहीं है। जिसको सीखना सीख ले, इसको नहीं सीखना वो लर्न टू ट्रेड में एक्साइटमेंट लेता रहे। मैनेजमेंट क्लेम्स एंड परफॉर्मेंसेस, इसमें रेड फ्लैग था। हैज़ द मैनेजमेंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल डिसीजन प्रूव टू बी रॉन्ग और राइट। तो अगर हम कॉन-कॉल एनालिसिस, बिकॉज अल्टीमेटली मैनेजमेंट के जो बिजनेस डिसीजंस हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, वो कॉन-कॉल एनालिसिस में देखता है। तो जो हम स्टॉकेज के अंदर में कॉन-कॉल एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर कथनी और करनी में डिफरेंस था। मतलब व्हाट मैनेजमेंट वाज सेइंग कि हम ये करेंगे, और जब कॉन कॉल के अंदर में किसी ने पूछा कि भैया आपने ये कहा था आप करेंगे, आपने किया क्या, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं कर पाए बिकॉज कोविड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहाना। तो वो एक रेड फ्लैग था कि कथनी और करनी में थोड़ा डिफरेंस था। दूसरा, क्या मैनेजमेंट का केपेक्स बहुत एग्रेसिव है वीजा विज द बिजनेस मॉडल। तो अभी इन दिनों मैनेजमेंट का एग्रेसिव दिख रहा है कि वो 3000 स्टोर खोलना चाहते हैं और एक्सपैंड करना चाहते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ में, पॉपया, डनकिन डोनट्स एक्सेट्रा, विच लुक्स वेरी एक्साइटिंग, बट फाइनली इट इज़ बियॉन्ड योर कोर कॉम्पिटेंस। तो आप कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, तो एक एग्रेसिव है, ये एक रेड फ्लैग मैंने ऐड कर दिया। आप बोल सकते हैं सर ये तो अच्छी बात है, मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है, ओके यू कैन डू ग्रीन फ्लैग। मैं कंजर्वेटिव हूँ ना, तो मैं जल्दी जल्दी रेड फ्लैग डाल देता हूँ। ओके, और आप एग्रेसिव होंगे तो आप हो सकता है नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है ग्रीन, तो मेरा रेटिंग 2 आया है, ठीक है। ओके,
उसके बाद है शेयर होल्डर इंगेजमेंट। तो शेयर होल्डर के साथ में मोरलेस कंपनी अच्छे से इंगेज ही है, खाली एक बार एक ना एम्प्लॉय हैरेसमेंट केस है। तो एम्प्लॉय हैरेसमेंट केस हम एनुअल रिपोर्ट में देखें तो 18 एम्प्लॉय हैरेसमेंट केसेस हैं। तो 18 क्यों हैं? तो मैंने एक रेड फ्लैग कर दिया, बट फिर भी एक रेड फ्लैग के बाद भी इसका रेटिंग 3 आ रहा है। ओके, ठीक है। उसके बाद है लीगल कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं था, खाली एक बार जो टैक्स वाली बात आई थी वहाँ पर टैक्स का क्यों आया ये, तो वो उसके लिए मैंने एक रेटिंग कम कर दी। बाकी कंपनी मोरलेस लीगली सारा काम ठीक कर रही है। उसके बाद है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, एब्सोल्युटली जीरो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सो थम्स अप ग्रीन। एंड उसके बाद है एसेट क्वालिटी। सो एसेट क्वालिटी में क्या होता है कि क्योंकि उतना बड़ा प्लांट मशीनरी नहीं है, ये तो पिज़्ज़ा बना रही है, तो पिज़्ज़ा तो वो डिसेंट्रलाइज होता है कि वो शॉप से वहीं पर ही पिज़्ज़ा बनाने वाली मशीन है, वहीं ब्रेड बन रहा है, वहीं पर ही पिज़्ज़ा बन रहा है, तो कोई बहुत बड़ा वैसा नहीं है। हाँ, इसके लिए ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका एसेट में इंटेंजिबल का बहुत बड़ा वैल्यू है। बट कई बार होती है कंपनीज इंटेंजिबल को बहुत अनरीजनेबल लेवल पे वैल्यूएशन कर देती है, तो बैलेंस शीट में हेवी लगता है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का प्रेजेंस क्या है वो देख लेते हैं। वो एनुअल रिपोर्ट में दिखता है कि 322 सिटीज में है, ये तो इंटेंजिबल है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका 1500 रेस्टोरेंट इसका है, जिसमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें यूज करता है वो पिज्जा वाला, विच इज अ पॉजिटिव। इनटेंजिबल एसेट देखोगे तो वैल्यू जीरो है। तो एक्चुअल में कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत अच्छा है कि फालतू का वो अपने आप को वैल्यूएशन को हाई नहीं दिखा रहा है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, तो इट्स अ ग्रीन फ्लैग फॉर मी। एंड क्लाइंट कंसंट्रेशन एंड क्वालिटी, अगेन बिकॉज इट इज नॉट अ B2B कंपनी, तो क्लाइंट कंसंट्रेशन नहीं है। और क्वालिटी जो है वो तो आप बताइए कैसा है पिज्जा इसका? So I love pizza. तो फिर क्वालिटी ठीक ही है, तो अपने ग्रीन ही दे देते हैं। Right. बेस्ट वे टू जज दिस सेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव जजमेंट इज टू बिकम कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी। Okay. जैसे जियो है तो मुझे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मैं कस्टमर हूँ, मैं हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, तो इसीलिए मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। एटलीस्ट ये क्वालिटी वाइज आई नो कि क्लाइंट विल बी हैप्पी विद द क्वालिटी। Okay. तो नेट में इसका एज स्कोर आया 27 आउट ऑफ 30। इट्स गुड। Very good. हाँ, तो क्वालिटेटिवली दिस कंपनी इज गुड, लेट्स गिव अ थम्स अप। ये अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करें बताइए जल्दी जल्दी। So valuations. वैल्यूएशन वाला में चले फटाफट। तो वैल्यूएशन के अंदर में चलते हैं, वही तीनों की बात करेंगे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल और DCF वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, एक्सेल शीट में शेयर कर दूंगा दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत मेहनत करता हूँ। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, आपको याद तो होगा ही, बाकी लर्नर्स याद नहीं होगा क्योंकि देखे नहीं होंगे तो वीडियो का लिंक है, देख लीजिएगा। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ये होता है कि कंपनी का एक कैरेक्टर है कि वो डिविडेंड देती है, तो इस तरह से डिविडेंड देती आई है सालों साल कंपनी। ठीक है, तो इसका CAGR देखोगे डिविडेंड डिस्काउंट का, तो 25% इसने डिविडेंड CAGR पे बढ़ाया अपने डिविडेंड को। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी इस साल 7.5 रुपये डिविडेंड देगी। ठीक है, इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज बेसिकली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम, जो मैं लास्ट सेक्शन में भी बताया था, एशियन पेंट्स में सेम ही है। और बीटा इसका अलग है, एशियन पेंट्स का बीटा अलग था, इसका बीटा अलग है 1.1। तो इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया 12.76, 7.5 12.76, और ग्रोथ बेसिकली 12.23 में कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि लास्ट 5 साल से जो कंपनी डिविडेंड जिस तरह से दे रही है, और क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी है, तो इससे आधा तो मिनिमम ये आने वाले दिनों में ग्रो करेगी। ओके, ठीक है, तो डिविडेंड भी देगी। तो ये डिस्काउंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फ्यूचरिस्टिक डिस्काउंटिंग है। तो इसके हिसाब से हमारा जो फेयर वैल्यू आता है वो है 1409 रुपया। ओके, अभी स्टॉक प्राइस क्या चला पता है? 2800 रुपया। तो 1409 आता है डिविडेंड डिस्काउंट के हिसाब से, और 2800 आता है अभी करंट मार्केट प्राइस। तो इट इज ग्रॉसली ओवर वैल्यूड। बेच मत दीजिएगा, ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज नॉट द राइट मॉडल। आई एम जस्ट गिविंग यू थ्योरेटिकली बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं, बट दिस इज ऑब्वियसली नॉट द राइट मॉडल, बिकॉज इंडिया में डिविडेंड डिसीजन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर एनी कंपनी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव वैल्यू मॉडल का मतलब क्या था कि कंपेरेबल कंपनीज के P मल्टीपल को एवरेजिंग करके इंडस्ट्री का P निकालिए, और फिर उसके बाद इस कंपनी का जो EPS है उसको इंडस्ट्री का P से मल्टीप्लाई करिए, तो इस कंपनी का फेयर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जुबिलेंट फूडवर्क का कंपेरेबल कंपनी क्या होगा, क्योंकि ये QSR में, तो QSR में तो बहुत ज़्यादा लिस्टेड कंपनी नहीं है,
तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो हम कंज्यूमर कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज इट्स अल्टीमेटली कंजम्पशन ओरिएंटेड इंडस्ट्री. ओके. तो कंज्यूमर कंपनी में क्या क्या आ गया? एफएमसीजी इज अ क्लासिक कंज्यूमर कंपनी, राइट? तो उसमें नेस्ले, ब्रिटानिया, मैरिको, वरुण बेवरेज, रुचि सोया, इन सब के साथ एक बार कंपेयर कर लेते हैं. तो अगर मैं इंडस्ट्री का पी निकालूं इन सब को दिमाग में रखते हुए तो 55.23 आता है इंडस्ट्री का पी. इस कंपनी का ईपीएस था तकरीबन 32 का ईपीएस था. इसका फेयर वैल्यू आता है 32 मल्टीप्लाइड बाय 55.3 विच इज 17.95. सॉरी 1795, राइट. ठीक है. और अभी प्राइस चल रहा है 2800 के करीब चल रहा है प्राइस. 2900 नहीं 2800 के करीब है. तो इसका मतलब कंपनी इज ओवर वैल्यूड बाई 1000 रुपीज. ये 1795 आया और यहाँ पर भी देखो 1400 है. कंपनी महंगी है इसका मतलब, नहीं? काफी. एक बार स्टॉकेज में भी देख लेते हैं. तो स्टॉकेज में एक बार जुबिलेंट में चलते हैं. इसका फेयर वैल्यू क्या है? इसका पी क्या चल रहा है? इसका पी 86 है और इंडस्ट्री पी है वही 56. तो महंगी कंपनी है. तो क्या करें? शॉर्ट कर दें? नहीं कर सकते, डेरिवेटिव में नहीं है ना. है क्या डेरिवेटिव में? है तो शॉर्ट कर सकते हैं. ओके. जिनको डेरिवेटिव में प्ले करना है वो शॉर्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. DCF वैल्यूएशन विच इज मोर एडवांस, मोर सोफिस्टिकेटेड वैल्यूएशन टेक्निक, जिसमें आप कैश फ्लो प्रोजेक्शन करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 5 साल में कंपनी का कैश फ्लो कैसे ग्रो करेगा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एनुअलाइज्ड ग्रोथ ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. तो फ्यूचर कैश फ्लो, ये मेहनत मैंने कर लिया है. जिसको सीखना है वो डाउनलोड कर ले, इस मेहनत को समझ ले. कंपनी का जो CAGR है वो 5% मैं एज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम आने वाले सालों में 5% CAGR में ग्रो करेंगे. और टर्मिनल वैल्यू 6.7% इज बेसिकली इंडिया का GDP बिकॉज कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर जो है GDP से बहुत हाईली लिंक्ड होता है. तो वर्स कम GDP जितना तो ग्रो करेगा ही करेगा कंपनी. और डिस्काउंटिंग फैक्टर विच इज दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.3%. तो वो यहाँ का कैलकुलेशन है कि कितना इक्विटी है उसके पास, कितना डेट है, उसके हिसाब से उसका क्या वैक होना चाहिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. 8.3%. So based on this calculation, which I don't want to get into deep, based on this calculation, the fair value of this stock is 2590. So अगर मैं फ्यूचर अर्निंग को माइंड में रखूं और जो गाइडेंस कंपनी दे रही है और जो टर्मिनल वैल्यू है इस कंपनी का विच इज 5 साल बाद का जो एक परपेचुअल ग्रोथ, उसको दिमाग में रखूं तो मेरा फेयर वैल्यू आ रहा है 2590. सो इससे हमको क्या सीख मिल रहा है कि हम अगर हिस्टोरिकल डिविडेंड और हिस्टोरिकल आज का डेट में जो पीयर का फेयर वैल्यू है उससे देखते हैं तो कई बार चीज़ें बहुत महंगी लगने लग जाती है. पर जहाँ फ्यूचर देखने बात कर जाते हैं वहीं पर ही हो सकता है कि फेयर लगने लग जाए. तो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर. स्टॉक वैल्यूएशन इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर विच इज अ वेरी टफ एक्सरसाइज. ये इतना ईजी एक्सरसाइज नहीं है. So then, so you're suggesting कि अगर मैं जब कर ही रही हूँ ये valuation, so I should do all the 3 to come up with a number rather than rely on one method. क्वालिटी से आपने जज कर लिया कि सही है. वैल्यूएशन से अब आपको जज करना है कि किस प्राइस पे सही है. हाँ. क्योंकि हर प्राइस पे हर चीज सही नहीं है ना. नहीं. और जो फाइनेंशियल्स है उससे आप जज करेंगे कि क्या फाइनेंशियली भी ये सही है कि नहीं. ये तीनों करने के बाद ही हम एक जजमेंट बना सकते हैं कि हाँ ये सही है और इस प्राइस पे सही है. दिखाता हूँ. इसको वैल्यूएशन वाला हो गया. हाँ. आगे बढ़े. हाँ. चलिए अब हम एच स्कोर में आते हैं. तो जो फ्रेमवर्क हम लोगों ने डिफाइन किया था अपने लिए जो हम स्टॉकेज में यूज करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट फ्रेमवर्क. सो ये केस स्टडी आपको स्टॉकेज में मिल जाएंगी. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप फाइनेंशियल रेशियोज को यूज करके कंपनी के बारे में एक जजमेंट बना सकते हैं. तो लेट अस सी. इसके अंदर में पहली बात कंपनी है क्या, वो सारा डिटेल्स है. और कितने ब्रांचेस है, कितने रेस्टोरेंट्स है, वो सारा डिटेल्स है इसके अंदर में. किस प्रोडक्ट का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू पे, तो ये सब पता रहना पड़ेगा ना. तो एनुअल रिपोर्ट से निकलेगा तो आपको मिल जाएगा ये. अब आते हैं सेल्स ग्रोथ. तो इसका 5 साल का CAGR सेल्स ग्रोथ है 6.3%. लास्ट ईयर ऑब्वियसली हालत खराब थी बिकॉज ऑफ कोविड, अदरवाइज ग्रो तो कर ही रहा है. 6.3% इज नॉट जबरदस्त ग्रोथ, इट्स ओके.
राइट। एबिटा ग्रोथ इज 23.9, मतलब सेल्स ग्रोथ होता है लेकिन प्रॉफिट बहुत ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके। और पैड ग्रोथ देखोगे तो 18.9। तो ऐसी कंपनीज को आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे 5 में से फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव? सो 4। 4 दे देंगे आप, क्योंकि आपको अच्छा लगा कि ये कंपनी सेल्स, चलो अरे जीडीपी अगर आपका 6% ग्रोथ किया है, बेचारे का सेल्स कितना ग्रो कर जाएगा, राइट। लेकिन प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट को बिजनेस करना आता है। तो रेटिंग मैंने 3 दिया है। ओके। ठीक है, मैं कंजर्वेटिव हूँ, आप थोड़े लिबरल हैं तो आप दे सकते हैं 4, मैं 3 दिया। ठीक है। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन भी कंपनी का 25% है, विच इज डिसेंटली गुड, और ग्रो भी किया है। पैट मार्जिन कंपनी का 6, मतलब इट्स नॉट ग्रेट बट एटलीस्ट ग्रो किया है, इट्स नॉट ग्रेट। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 36%, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 18%। तो फ्रॉम अ प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव कंपनी इज गुड, वी हैव रेटेड 3। ओके। वेरी कंजर्वेटिव रेटिंग। फ्रैंकली मैं इसको 4 कर दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है 3, बट ठीक है, चलो जो मेरा टीम ने कर दिया वो कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। राइट। क्योंकि हम तो डीप लेवल जाते हैं ना, तो अल्टीमेटली रेटिंग में हम खाली ये 3 नहीं देखते, हम ओवरऑल देखने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर में रेटिंग, तो ऐसे काम करते हैं, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार आपको फाइनल स्कोर दिखा देता हूँ क्या आया। देखिए वैल्यूएशन में मैंने 2 कर दिया, मैंने मतलब मेरी टीम ने 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव है, दिख ही रहा है, तो इस वैल्यूएशन पे हमको नहीं लेना है इस कंपनी को। मैनेजमेंट वगैरह पे मैं देखूं, सेक्टर पोटेंशियल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वगैरह में 4 मैंने किया है। तो फाइनली हमारी टीम ने क्या रेटिंग दिया, इसको 20 का रेटिंग दिया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, पिज्जा का कितना स्कोप है, ये है वो है, बहुत अच्छा होना चाहिए, बट फाइनली ये 20 है, मतलब ये एवरेज रेटिंग पे है आज की डेट में। तो मैं इसमें उछल के नहीं लूँगा, मैं राइट प्राइस का वेट करूँगा। अगर ये 24 होता तो मैं कन्विंस होता कि ले लो, कोई टेंशन नहीं है। तो क्वालिटी अच्छा है, वर्दी है, हाँ, एच स्कोर वाइज एवरेज, वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो जाएगा तो और अच्छा है। तो यू विल वेट फॉर सस्ता, और सस्ता तो होता ही है। शेयर बाजार में एक ब्यूटी है कि जो स्टॉक में मोटा मोटी रेटिंग है वो सस्ते ज़रूर होते हैं। एक बार हो सकता है महंगा दिखाए, बट जब मार्केट करेक्ट करता है तो वो सस्ते प्राइस पे अवेलेबल होते हैं। ओके। दिखाऊं कैसे? तो स्टॉकेज में हमने ये काम कर रखा है बड़े अच्छे से। तो इट इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स जो जिसपे हम केस स्टडी बना रखे हैं, तकरीबन 60-65 पे बना रखे हैं और बना रहे हैं हम लोग कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, ढूंढता हूँ, अभी आपको ढूंढना पड़ेगा बट मैं सर्च भी देने वाला हूँ उसमें बहुत जल्द। तो जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर में जब मैं गया तो ये इसका स्पाइडर वेब है, विच बेसिकली दैट इज़ द जजमेंट विच वी हैव टेकन। और यहाँ मैं क्लिक करूँ तो आपको वो ग्राफ दे देगा कि किस प्राइस पे ये स्टॉक बाई करने लायक है या नहीं है। तो आप देखिए, ये जब स्टॉक इस प्राइस पे था यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। जब ये स्टॉक तेज हो रहा था, हाँ, हमारा रेटिंग 20 था और हम बोल रहे थे कि इस प्राइस पे आएगा तभी हम लेगा, 2400 पे आएगा तभी हम लेगा, ये 4500 पे हम नहीं लेगा। राइट। और फिर ये और ऊपर गया, तो उस समय सोचिए हमारे पास कितना प्रेशर था कि 4500 चला गया, स्टॉक इधर का इधर चला गया और हमने तो अभी तक इसको बाई नहीं बोला है। राइट। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो गिरा है ठक ठक, अब ये हमारा जोन में आ गया। ओके। तो जो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो वैल्यू इन्वेस्टर है, ग्रोथ इन्वेस्टर है, वो राइट प्राइस का वेट करते हैं। और जो मोमेंटम इन्वेस्टर है वो मोमेंटम को राइड करते हैं, और जब भाव गिर रहा होता है और मोमेंटम टर्मिनेट हो रहा होता है, नॉट कंक्लूड, टर्मिनेट, बिकॉज मोमेंटम कभी भी कंक्लूड नहीं होता है, उसको टर्मिनेट किया जाता है। डिफरेंस क्या है? सो पॉज एंड एंडेड। What is the difference between conclusion and termination? Conclusion is more pleasant. ओके। मैंने ये काम कंक्लूड कर लिया, मतलब मैंने इसको खत्म कर लिया। हाँ। मैंने टर्मिनेट कर दिया, इट्स मोर एग्रेसिव, इट्स मोर नेगेटिव कोनोटेशन। तो मोमेंटम कभी भी कंक्लूड नहीं होता है, वो टर्मिनेट होता है। तो किसी भी स्टॉक में जब भी मोमेंटम गिरेगा तो इसका मतलब उस समय पेन है किसी का, तभी वो गिर रहा है, टर्मिनेट हुआ है वो। तो ये देखो यहाँ जो पेन दिख रहा है, ये पेन ठक ठक ठक, तो यहाँ पे मैं लूंगा। तो एज एन इन्वेस्टर माई रोल, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन, कि एज एन इन्वेस्टर अगर आपको बनना है,
ये तो ईजी नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एक एक कंपनी में 300 घंटे का समय देना पड़ेगा, तब आप इन्वेस्टर बन पाएंगे। बट अगर आपको बनना है तो आप वो समय दीजिए। 300 घंटा तो मैं अभी स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, बट इवेंचुअली वो घट जाएगा। ओके यू विल नो सो मच दैट आप 100 घंटे में भी एक कंपनी एनालाइज कर लोगे। ओके 300 घंटा इज मोर फॉर नोविसेस। तो ये तीनों फ्रेमवर्क में आप एनालाइज करके फाइनली राइट प्राइस निकालते हैं, जिस प्राइस पे आप उस स्टॉक को लेंगे। अब आप बोल सकते हैं कि सर राइट प्राइस आप ही कैसे निकालें? तो राइट प्राइस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ वैल्यूएशन विद द पीयर ग्रुप, सब्जेक्ट मैटर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, एंड ऑल्सो इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट अगर बहुत एग्रेसिव होता है हाई प्राइस पे ना, तब डाउट होने लग जाता है। जब प्राइस गिर जाता है और मैनेजमेंट तभी भी पॉजिटिव बात कर रहा होता है, तब एक अच्छा फील आता है। तो डीसीएफ के हिसाब से 2500 था, हमारे हिसाब से क्या आ रहा है देखो 2700 2500। तो फ्यूचर अर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप तभी जज कर सकते हैं जब आप मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, इंडस्ट्री का एक व्यू बना रहे हैं और एक कंपनी का ओवरऑल आउटलुक बना पा रहे हैं। ओके सर। So next video से what we will do is we will try to talk about industries, क्योंकि इंडस्ट्री का व्यू बनाना बहुत जरूरी है। और इंडस्ट्री का व्यू कैन नॉट बी अ यूनिफॉर्म, कि ये हर इंडस्ट्री को आप एक सांचे में नहीं मेजर कर सकते। एवरी इंडस्ट्री विल हैव इट्स ओन यूनिक पैरामीटर्स। हर इंडस्ट्री का एक यूनिक वैल्यू चेन है। तो हम लोग एक एक इंडस्ट्री को पकड़ेंगे और उसका वैल्यू चेन समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ मैं बता देता हूँ, जो मैंने शुरू में वीडियो में बताया था। हम जब किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो उस सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये पूरा एक वैल्यू चेन है, और हर वैल्यू चेन के अंदर में मल्टीपल कंपनीज है। तो जब तक हम सेक्टर को नहीं समझेंगे, उसकी वैल्यू चेन को नहीं समझेंगे, तो हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उस कंपनी के बारे में हम नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे 41 सेक्टर्स हैं यहाँ पे। हर सेक्टर के बारे में हमको एक कम से कम एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बिफोर वी कैन डू ईदर अ टॉप डाउन एनालिसिस या बॉटम अप एनालिसिस। तो वो नेक्स्ट वीडियो से इस पे फोकस करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आई नो दिस मे बी ओवरवेलमिंग, बट जो है सो है, इन्वेस्टिंग तो ऐसा ही होता है। और दोस्तों, अगर आप मेरे इस प्रयास के साथ पहली बार जुड़े हैं तो लर्न टू इन्वेस्ट एक बहुत ज़बरदस्त मॉड्यूल डेवलप हो रहा है। मुझे तो बहुत सीखने को मिल रहा है, जितना मैं आपके लिए बना रहा हूँ उतना मैं भी सीख रहा हूँ। तो आप हो सके तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ who is really looking forward to invest, because stock market is the best thing I can guarantee you, but only if you know the right way. Thank you. Bye bye. Take care.